हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विनीत एजुकेशन पे। आज प्राचीन भारत का 11वां अध्याय पुष्यभूति वंश एवं संगम वंश है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का बेनिफिशियल वीडियो हमेशा आते रहेगा जिससे आप लोग को काफ़ी बेनिफिट पहुँचेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, संगम से क्या तात्पर्य है। तो प्राचीन काल में तमिल कवियों के द्वारा समय समय पर सभाओं का आयोजन किया जाता था और बहुत से विषयों पर विचार विमर्श किया जाता था। इन्हीं सभाओं को संगम के नाम से जाना जाता है। तो यह क्या था? तमिल भाषा के विद्वानों की एक सभा थी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, संगम साहित्य का संकलन 3 संगमों में किया गया था। तीनों संगमों का आयोजन किस वंश के शासकों के संरक्षण में हुआ था? तो संगम युग में दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था। जो प्रथम संगम मदुरई में हुआ था, दूसरा कपाटपुरम में और तीसरा पुनः मदुरई में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैंने अभी बताया, पांड्य राजाओं के संरक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। वह कहाँ किया था? तो हर्षवर्धन प्रति 5 वर्ष पर प्रयाग के जो संगम क्षेत्र है वहाँ एक समारोह का आयोजन करवाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। तो एक तो कनौज में होता था और दूसरा प्रयाग में। मैंने प्रयाग बताया, फिर एक कनौज में होता था। इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो संगम युग में भारत द्वारा आयातित सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? तो सोना व चांदी आयात सर्वाधिक होता था उस समय, जबकि सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग था वो वस्त्र उद्योग था। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संगम साहित्य की भाषा क्या है? तो संगम का अर्थ ही होता है कि तमिल कवियों की गोष्ठी, यानी तमिल कवियों की सभा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस समय भाषा भी क्या रही होगी? तो तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो किस ग्रंथ को तमिल भूमि का बाइबल कहा जाता है? तो तमिल भूमि का बाइबल तिरुक्कुलार को कहा जाता है, जिसके लेखक तिरुवल्लार थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, संगम काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था? तो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में बताया था कि संगम में सर्वाधिक जो आयात होता था वो सोना चांदी का होता था, जबकि सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग था वो वस्त्र उद्योग था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्त्र निर्माण। अशोक के किस शिलालेख में संगम राज्यों की चर्चा की गई है? तो शिलालेख 2 में अशोक ने संगम राजाओं की चर्चा की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो संगम में पहले 3 राजवंशों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है, जो चेर, चोल और पांड्य है। तो इसमें नहीं है, कौन सा नहीं है? तो चालुक्य नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा संगम युग में प्रचलित नहीं थी? तो इसमें कौन सी प्रथा संगम युग में प्रचलित नहीं थी? तो दास प्रथा यहाँ प्रचलित नहीं थी संगम युग में। बाकी सती प्रथा बिल्कुल प्रचलित थी। वैसे जो वैवाहिक के कर्मकांड है वे भी प्रचलित थी और वैश्यावृत्ति ये भी प्रचलित थी। बट इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं, इसमें है प्रचलित। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो निम्नलिखित में से किसका उत्पादन संगम काल में नहीं होता था? तो चावल का, बिल्कुल सही, चावल का उत्पादन होता था। मक्का का भी उत्पादन होता था, गन्ना भी, हल्दी भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। और मैं आपको बता दूं कि संगम काल में गेहूं है, याद रखिएगा, गेहूं का उल्लेख नहीं मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट है, संगम साहित्य में तोल्काप्पियम एक ग्रंथ है, वो कैसा ग्रंथ है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि तोल्काप्पियम के लेखक तोल्काप्पियर ऋषि हैं, जो अगस्त ऋषि के 12 शिष्यों में से एक थे। यह एक प्रकार का व्याकरण ग्रंथ है। तो संगम में हम जानते हैं कि तमिल भाषा थे, तो तमिल व्याकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चोल। चोल शासक थे, वो अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, संगम की जो 3 शक्तियां थी, चोल, चेर और पांड्य,
तीनों के मध्य जो संघर्ष होता था, बार बार संघर्ष होते रहता था, इसका मुख्य कारण क्या था? तो दोआब जो क्षेत्र है उसको लेकर होता था। दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच की जो उपजाऊ भूमि होती है उसको बोला जाता है, तो उसी के लिए यह लड़ा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को किसने रोका था? तो हर्षवर्धन राज्यों को जब जीतते जीतते उसके राज्य की पश्चिमी सीमा और नर्मदा नदी तक पहुंच गई थी, तो उधर से पुलकेशिनी द्वितीय भी उत्तर की ओर विस्तार करता हुआ पहुंच गया था। तो दोनों के बीच युद्ध होना अनिवार्य था। तो नर्मदा नदी के तट पर दोनों के बीच युद्ध शुरू होता है, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर देता है। और इस युद्ध के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो पुलकेशिन द्वितीय के जो एहुल अभिलेख है वहां से मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसने रोका था? पुलकेशिन द्वितीय ने। नेक्स्ट है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो हर्षवर्धन की जो पहली राजधानी थी वो थानेश्वर थी, फिर बाद में कन्नौज जीतने के बाद वहीं लेकर चला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। और लड़ाई भी होती थी वो कन्नौज के लिए ही होती थी, जो बहुत ही उपजाऊ। हर्ष किन पुस्तकों का लेखक था? तो चलिए देखते हैं हर्ष चरित्र। तो हर्ष चरित्र की रचना किया था वो बाणभट्ट ने किया था, जो हर्ष के यानी हर्षवर्धन के जीवन पर आधारित था। तो ये तो गलत हो जाएगा। रत्नावली, रत्नावली के लेखक हर्षवर्धन था, तो ये बिल्कुल सही है। नागनंद, नागनंद के भी जो लेखक थे वो हर्षवर्धन ही थे, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रियदर्शिका, इसका भी लेखक हर्षवर्धन ही थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं कादम्बरी। तो कादम्बरी का लेखक थे वो बाणभट्ट थे, तो ये दोनों का लेखक बाणभट्ट, और बाकी जो है रत्नावली, नागनंद और प्रियदर्शिका उसी लेखक हर्ष थे यानी हर्षवर्धन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4 यानी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश एवं उसकी राजधानी संगम कवियों का संरक्षक और संगम युगीन कवियों का रचना केंद्र था? तो कौन सा था? मदुरै के पांडे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के समकालीन नहीं था? तो चलिए देखते हैं। कामरूप का भास्कर वर्मन, ये बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। शशांक भी बिल्कुल सही है। पुलकेशिन द्वितीय थे, ये भी बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है कि मौखरी गृहवर्मन, तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो मौखरी गृहवर्मन थे वो हर्षवर्धन के समकालीन नहीं थे, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पांचवा वेद किसे माना जाता है? तिरुकुलर के लेखक तिरुवल्लुर है, इसे पांचवा वेद भी माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि था वो इसमें से कौन था? तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट था, जिसके लेखक जो थे वो हर्षवर्धन और कादम्बरी के लेखक थे, तो आप याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय समृद्ध हुआ था? तो हुआ था हर्ष के शासनकाल में यानी हर्षवर्धन के शासनकाल में। नेक्स्ट है, किस शासक को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो आज का 23 क्वेश्चन पूरा हो गया। आई होप आप लोग के सीरीज काफ़ी पसंद आया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी है, मेहनत अच्छी लगी है, तो प्लीज़ जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।